नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 24 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले देखो बहुत बहुत सॉरी, सैटरडे को हमारी डिस्कशन रह गई। सुबह मैं प्रयागराज ट्रैवल कर रहा था तो मुझे लगा कि जैसे प्रयागराज में इवेंट ख़त्म होगा शाम को मैं बना दूंगा, लेकिन प्रयागराज में इवेंट्स ख़त्म हुए तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही, फिर वीडियो बनी नहीं इसकी। ट्रैवलिंग के कारण थोड़ा तबीयत भी वैसी थी। तो हम एक काम करेंगे, सैटरडे वाले जो आर्टिकल्स हैं ना उनको मैं इंक्लूड कर लूँगा धीरे धीरे इस हफ्ते की डिस्कशन में। और देखो वैसे तो मैं किसी और टीचर को भी दे सकता था, लेकिन मैंने ना 2 महीने पहले डिसाइड किया था कि यार एडिटोरियल डिस्कशन तो सिर्फ मैं ही लूँगा। मतलब चाहे सैटरडे हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे ट्रैवल के दौरान रहूँ, लेकिन वो इस बार फिर हो नहीं इसका। मतलब सॉरी बहुत बहुत इसके लिए, लेकिन आर्टिकल्स हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम शामिल कर लेंगे। आज 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे लेबर लॉज का। 4 नए लेबर लॉज अब सेंटर ने नोटिफाई कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज चंडीगढ़ को लेके एक जो सेंटर का प्रपोजल है, इसको लेके पंजाब में काफ़ी एंजाइटी बढ़ गई है। और फिर हालांकि देखो इस आर्टिकल में थोड़ा एनालिसिस कम है, पंजाब के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से या फिर हरियाणा का पर्सपेक्टिव कम है, लेकिन फिर भी इशू क्या है वो हम समझेंगे। तीसरा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड जो देखो इतने सारे लोगों को रोजगार देता है, अफोर्डेबल फूड भी देता है, लेकिन देखो राइटर बोलते हैं स्वाद से ज़्यादा सुरक्षा जरूरी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जो पहले हमने नहीं डिस्कस किया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, नए जो लेबर लॉज सेंटर ने नोटिफाई किए हैं ना, इनसे जो बिजनेसेस की ग्रोथ है हमारे देश में, एंटरप्राइजेस की ग्रोथ है, काफी ज्यादा बढ़ेगी। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो हम बैकग्राउंड समझते हैं। आजादी के बाद ना हमने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे, इतने बनाए कि हम गिनती ही भूल गए। आर्टिकल देखो ये कहता है कि हमने ना अलग अलग इश्यूज को लेकर 29 लेबर लॉज बना दिए, सेंट्रल लेबर लॉज। जैसे मिनिमम वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एक्ट बना दिया, फैक्ट्रीज को मैनेज करने के लिए अलग से एक्ट बना दिया, पेमेंट ऑफ बोनस नाम से अलग से एक्ट बना दिया। इतने सारे एक्ट बना दिए कि बहुत ज्यादा ना इनकंसिस्टेंसी पैदा हो गई। आप पूछोगे इनकंसिस्टेंसी मतलब देखो 29 लेबर लॉज बना दिए। एक लॉ में वर्कर की डेफिनेशन कुछ और है, दूसरे कानून में वर्कर की डेफिनेशन कुछ और है। एक कानून यह कहता है वेजेस जो हैं 7 तारीख को दो, दूसरा कानून कहता है वेजेस जो हैं वो 10 तारीख से पहले दो। मतलब आर्टिकल में ना एक जबरदस्त लाइन यूज होती है, हमने इतने सारे कानून बना दिए, ऊपर से कानून में भी प्रोविजन इस प्रकार का कि फर्म्स का जो बड़ा होना तो एक प्रकार से गुनाह था। मतलब अगर आप देखो एक एंटरप्रेन्योर हो और आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, तो आपको देखो नए स्टेट में जाकर वहां के अलग रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो ये एक प्रकार से ना रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की तरह था। मतलब इतना ज्यादा रेगुलेशन कि बिजनेस करना मुश्किल। और आमतौर पे देखो एक चीज आपको बताता हूं, एक कंसेप्ट बताता हूं। इकोनॉमी का जो पिरामिड होता है ना, एक सेकंड, हाँ, इकोनॉमी का पिरामिड देखो इस प्रकार से होता है कि नीचे नीचे बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स, फिर बीच में मीडियम लेवल की फर्म्स, मीडियम लेवल की, और सबसे लास्ट में ऊपर में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अंबानी की, अदानी की, टाटा की, ये वाली। आमतौर पे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ना ऐसा ही होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में ना स्ट्रक्चर पता है कैसे बन गया था? ये बीच वाली जो मीडियम फर्म्स जो है ना वो तो गायब, स्ट्रक्चर में है ही नहीं। ज्यादातर फर्म्स छोटी फर्म्स और फिर कुछ बड़ी अंबानी अदानी टाइप की फर्म्स, लेकिन ये बीच वाली मीडियम फर्म्स हमारे देश में गायब। ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि देखो मीडियम बनने के लिए ना आपको बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा होते ही 29 जो लेबर लॉज हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो जानबूझ के छोटी रहती हैं या फिर वर्कर्स को वो ऑफ रोल रखती हैं। ऑफ रोल मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू रखती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखती हैं, ताकि उन पे ये 29 जो लेबर लॉज है ना वो एप्लीकेबल ना हो। और इससे नुकसान क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी कम की कम रह गई, फर्म्स छोटी की छोटी रह गई, इनफॉर्मल जॉब्स बढ़ गई,
क्योंकि वो डायरेक्टली वर्कर्स को हायर ही नहीं कर रही थी। इसलिए नहीं हायर कर रही थी कि उनके ऊपर ये लेबर लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे, उनका कंप्लायंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वर्कर्स को कोई सेफ्टी नहीं मिली, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पाते रहे, थर्ड पार्टी की तरफ से जॉब पाते रहे, और क्योंकि डायरेक्टली कंपनी ने उनको हायर नहीं किया लेबर लॉज के कंप्लायंस के चलते। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना सरकार ने 4 नए लेबर कोड बना दिए। पहले 29 लेबर लॉज हुआ करते थे, अब बना दिए उनको कंसोलिडेट करके, कंपाइल करके सिर्फ 4 नए लेबर कोड। अब आप में से जो सीनियर एस्पायरेंट है ना, वो एक चीज सोचेंगे, सर ये तो बहुत पहले हो गया था, ये मतलब अब क्या आप रिपीट कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 2019-20 में सरकार ने ये काम कर दिया था, बट अभी नोटिफाई किया है सरकार ने, तब से लेके अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। अब सरकार ने फाइनली इनको नोटिफाई कर दिया है। तो सीनियर एस्पायरेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, ये सरकार ने काम पहले ही कर दिया था, अब नोटिफाई हुआ है। तो समझ में आ गया? पहले 29 लेबर लॉज इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा, कंप्लायंस बहुत ज्यादा। उन 29 लेबर लॉज को क्लासिफाई करके अब सरकार ने बना दिए हैं सिर्फ 4 लेबर कोड। आर्टिकल के हिसाब से इमीडिएट जो चेंजेस हुए हैं नोटिफिकेशन के बाद में, वो क्या हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब जो इमीडिएट चेंजेस हुए हैं ना, उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो देखो, यूनिफॉर्म डेफिनेशन। अब पूरे देश में देखो वेज का मतलब एक ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तमिलनाडु में वेज का मतलब अलग है और उत्तर प्रदेश में वेज का मतलब अलग है। नहीं, यूनिफॉर्म डेफिनेशन है लेबर की, यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वेज की। इनकंसिस्टेंसी खत्म। दूसरा है पॉइंट, अपॉइंटमेंट लेटर से संबंधित। हर वर्कर को देखो रिटन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पहले ये इनफॉर्मल होता था, मुंहजबानी बोल दिया कल से काम में आ जाओ, अब नहीं, अब हर वर्कर को ना रिटन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तीसरा है टाइमली वेजेस, सैलरी देने का जो टाइम है फिक्स होगा। चौथा है सिंगल रिटर्न मतलब पहले 10 जगह फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब एक सिंगल रजिस्ट्रेशन और एक सिंगल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब छोटी फर्म्स जो मीडियम स्ट्रक्चर में नहीं जा पा रही थी, वो अब बड़ी होंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो कंप्लायंस का बर्डन है वो घटेगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सोचो पहले आपको ना 5 अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे अटेंडेंस के लिए, अब सब डिजिटल और एक जगह पे होगा, और इससे जो कंपनीज की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो घटेगी। कैसे घटेगी? क्योंकि देखो पहले इतना सब कुछ मेंटेन करना पड़ता था कंपनीज को, तो अब उनको उतना सारा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा ना, वर्कर्स कम हायर करने पड़ेंगे, वर्कर्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद ये आप एक बार देख भी लीजिए कि 29 जो लेबर लॉज थे उनको कौन से 4 लेबर कोड्स में अब कंसोलिडेट किया गया है। पहला है कोड ऑन वेजेस, दूसरे नंबर पे है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तीसरे नंबर पे है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और चौथे नंबर पे है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। तो ये 4 कोड हैं। पहले 29 लेबर लॉज थे, बस इनको अब 4 लेबर कोड्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। अब राइटर इसके बाद बोलते हैं 4 नए लेबर कोड्स बनाए गए हैं ना, अब इनमें न्यू एज वर्कर्स और वुमेन इंपावरमेंट पे भी काफी ध्यान दिया गया है। न्यू एज वर्कर्स मतलब जो गिग या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, स्विगी, जोमेटो, उबर ड्राइवर्स। पहले देखो ये जो न्यू एज वर्कर्स थे ना, वो लेबर लॉज में आते ही नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि पुराने लॉज देखो पुराने थे ना, 1948 के इरा के थे, तब इंटरनेट होता ही नहीं था। लेकिन नए कोड्स ने ना इनको पहली बार रिकॉग्नाइज किया है। अब इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनेंगी, और ये देखो बल्कि OECD ऑर्गेनाइजेशन यानी डेवलप कंट्रीज जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है ना, वही स्टैंडर्ड्स हमने अपनाए हैं इन नए लेबर लॉज में न्यू एज वर्कर्स के लिए। और दूसरा वुमेन इंपावरमेंट की बात करें भाई, वुमेन इंपावरमेंट के लिए क्या किया गया है इन नए लेबर लॉज में? पहले देखो कई स्टेट्स में ना महिलाओं को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं था, मतलब महिलाओं को 7 बजे के बाद में कई सारे राज्यों में काम करना अलाउड ही नहीं था। लेकिन सोचो आप, अगर IT सेक्टर या BPO में नाइट शिफ्ट ना हो तो ग्रोथ कैसे होगी? समझ गए? नए कोड्स कहते हैं महिलाएं जो हैं
नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। बस एम्प्लॉयर को उनको सेफ्टी देनी पड़ेगी, जैसे कैब की सुविधा देनी पड़ेगी, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज महिलाओं को अब नाइट शिफ्ट भी अलाउड है। आईएमएफ का डेटा देखो, ये कहता है अगर अगर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता है ना इकोनॉमी में, तो उस देश की जीडीपी भी फिर ग्रो होती है। और हमारे देश की बात करें, अगर मैन और वुमेन का पार्टिसिपेशन इक्वल होना लेबर फोर्स में, तो हमारे देश की जो जीडीपी है ना 27% तक ग्रो हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर से बोलता हूं, अगर हमारे देश में महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में मैन के बराबर होना, तो देश की जीडीपी कितनी बढ़ सकती है जानते हो? 27% ग्रो कर सकती है। तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो। अब देखो, राइटर ना फॉर्मलाइजेशन से संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। राइटर क्या बोलते हैं? देखो, जब वर्कर के पास में अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना, और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा कटता है, मेडिकल मिलता है, तो वो ना काफी सिक्योर फील करता है वर्कर। वो जॉब छोड़ता नहीं है, वो नई स्किल सीखता है उसी जॉब में। उसको लगता है कि यार सही तो है, पीएफ का पैसा कट रहा है, मेडिकल भी मिल रहा है, तो वो सोचता है ये जॉब छोड़ने का फायदा नहीं है, बल्कि वो उसी जॉब में रहकर नई स्किल सीखता है। फिर एम्प्लॉयर भी उस वर्कर पे इन्वेस्ट करता है, तो इससे वर्कर की जो एफिशिएंसी है ना बढ़ती है। पहले क्या होता था? पहले देखो ग्रे जोन हुआ करता था, इंस्पेक्टर राज हुआ करता था, लेकिन अब सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब फेसलेस असेसमेंट जैसी चीजें आ रही हैं कि जो फर्म्स हैं वो खुद से मतलब सेल्फ असेसमेंट करें और कंप्लायंस फाइल करें। अगर इंस्पेक्टर को कोई असेसमेंट करना भी है तो वो फेसलेस ढंग से होगा, पता नहीं होगा फर्म को कि कौन सा जो इंस्पेक्टर है वो हमें इंस्पेक्ट कर रहा है। तो इससे फायदा ये होता है कि लेबर जो इंस्पेक्टर है ना, वो अपनी मर्जी से किसी फर्म को ना डरा धमका नहीं सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। तो ये बढ़िया चीज है। फिर लास्ट में देखो चैलेंजेस की बात भी की जाती है। देखो, ये जो लॉज है ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, और मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पे दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट। तो सेंटर ने कानून तो बना दिया, नोटिफाई कर दिया, अब स्टेट को रूल्स बनाने हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर स्टेट्स ने अपने रूल्स सेंटर के रूल से अलाइन नहीं किए, तो फिर देखो ग्राउंड पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और फेडरल चैलेंज देखो ये है कि कई ओपोजिशन रूल जो स्टेट्स है ना, वो आसानी से सेंटर के बनाए रूल्स को नोटिफाई करते नहीं है, वो करते नहीं है। और काम देखो, एक चीज राइटर ये भी बोलते हैं कि सिर्फ कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, सोच भी बदलनी होगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो सोच है वो भी बदलनी पड़ेगी। अदरवाइज देखो फेसलेस असेसमेंट तो आ गया ताकि इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिले, लेकिन इंस्पेक्टर्स को तंग करना है, पैसा कमाना है, रिश्वत लेनी है, तो वो किसी ना किसी छोटी से छोटी चीज को फायदा उठा के तंग कर सकते हैं फर्म्स को। तो और ज्यादा करप्शन पे लगाम लगानी होगी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। फिर राइटर एक चीज ये भी बोलते हैं कि छोटे दुकानदारों को कैसे पता चलेगा कि नए कोड्स जो हैं वो अब फॉर्म में आ गए हैं। अवेयरनेस की कमी होती है ना आमतौर पे छोटे दुकानदारों में, समझ गए। और छोटे दुकानदारों को ये भी नहीं पता नए कोड्स में कैसे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, वो सारी चीजें भी हैं। तो राइटर बोलते हैं देखो, हमने लक्ष्य रखा है विकसित भारत का कि 2047 से पहले देश को विकसित भारत बनाना है। तो ये नए जो लेबर लॉज नोटिफाई किए हैं सेंटर ने, उसी तरफ एक कदम है, ताकि एम्प्लॉयर को ना ग्रोथ से डर ना लगे कि हम बड़ी फर्म बनेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। ऐसा भारत हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन ना हो, सिस्टम में क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और कॉम्पिटिटिवनेस हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया प्रपोजल है चंडीगढ़ के कंटेक्स्ट में, इससे पंजाब की जो एंजाइटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आप कंटेक्स्ट समझो। हाल ही में ना सेंटर ने ना एक प्रपोजल फ्लोट किया। प्रपोजल क्या है कि चंडीगढ़ को ना आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाया जाए। संविधान का जो आर्टिकल 240 है ना, उसके अंतर्गत चंडीगढ़ को लाया जाए। आप पूछोगे सर ये आर्टिकल 240 क्या है? देखो, आर्टिकल 240 जो है वो ना प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो यूनियन टेरिटरीज के लिए ना रेगुलेशंस बना सकें। आर्टिकल 240
प्रेसिडेंट को पावर देता है ताकि वो जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है ना, उनको उनके लिए रेगुलेशंस बना सके। तो अगर चंडीगढ़ आर्टिकल 240 के अंतर्गत आ जाता है ना, तो फिर वहां पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। अभी चंडीगढ़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट नहीं होती, अभी वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है चंडीगढ़ को चलाने के लिए। और कन्वेंशन के अनुसार जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही देखो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं। तो एलजी का आ जाना चंडीगढ़ में मतलब सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाना चंडीगढ़ के ऊपर। समझ गए? तो पंजाब इससे क्यों परेशान है? देखो, पंजाब इसलिए परेशान है क्योंकि ना पंजाब चंडीगढ़ को अपनी एक्सक्लूसिव कैपिटल मानता है। और ये जो प्रपोजल है पंजाब के लिए ना एक वार्निंग जैसा है कि उनका जो कंट्रोल है वो चंडीगढ़ के ऊपर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद होता है, पार्टीशन हुआ, लाहौर पाकिस्तान चला गया और पंजाब के पास में कोई कैपिटल नहीं था। पहले तो लाहौर पंजाब का कैपिटल हुआ करता था ना, लेकिन 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ पंजाब का कोई कैपिटल नहीं था। तो पंडित नेहरू ने उस समय कहा था हमें एक नया शहर चाहिए जो इंडिया के मॉडर्न आउटलुक को दिखाए। तो उस समय एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट जिनका नाम था ली कॉर्बूजियर ने ना चंडीगढ़ को डिजाइन किया। तो ये नया शहर पंजाब के लिए एक प्रकार से ना मरहम के समान था। फिर 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा होता है लैंग्वेज के आधार पे। तब देखो शाह कमीशन ने ये रेकमेंड किया था, तब उस समय शाह कमीशन ने ये रेकमेंड किया था कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा को मिले। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला और चंडीगढ़ को यूटी बना दिया और दोनों की ज्वाइंट कैपिटल बना दिया चंडीगढ़ को। वैसे शाह कमीशन ने रेकमेंड किया था कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा को मिले क्योंकि हरियाणा के पास में बड़े शहर नहीं थे। वैसे देखो, हम हमेशा पढ़ते हैं, जो ग्रैनविल ऑस्टिन है उन्होंने एक बात बोली थी कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। लेकिन इस केस में ना इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म ज्यादा दिखता है। लेकिन अब पंजाब को एंजाइटी क्यों हो रही है? मतलब समझ गए कि सेंटर ने प्रपोजल फ्लोट किया कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाया जाए ताकि वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जा सके और चंडीगढ़ को बेहतर ढंग से गवर्न किया जा सके। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो, ये जो न्यूज है ना ये तब आई जब देखो गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बनाया जा रहा है 24 और 25 नवंबर को। 24 नवंबर तो आज ही है ना। और ऐसे समय में देखो पंजाब में सेंटिमेंट्स और जो रिलीजियस इमोशंस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। अभी हाल ही में ना नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमित शाह के सामने फिर से चंडीगढ़ के ऊपर क्लेम किया था। और हाल ही में एक और इश्यू हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट को ना डिसॉल्व करने की कोशिश हुई और इससे पंजाब के लोग जो है वो बोलते हैं कि ये कल्चरल अटैक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट को डिसॉल्व करने की कोशिश। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने काफी प्रोटेस्ट किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सीनेट है वो ब्लॉक ना किया जाए। तो फिर बाद में सेंटर ने इस डिसीजन को रोल बैक कर लिया। अब देखो थोड़ा सा ना हम एनालिसिस करते हैं। पंजाब का जो गुस्सा है सिर्फ इस चीज को लेके नहीं है, पंजाब का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे राइट्स के कम होने का गुस्सा है। जैसे आर्टिकल में जो 3-4 चीजें बोली जाती हैं वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। जैसे देखो, सबसे पहले 1984 से ना 1984 आपको याद होगा ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था, स्वर्ण मंदिर में मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया था। तो 1984 से एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि जो पंजाब के गवर्नर ही हैं वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। लेकिन अब सेंटर का ये कहना कि नहीं, चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर हम लेके आएंगे और वहां पे एलजी बिठाया जाएगा, तो फिर पंजाब के गवर्नर का जो रोल है वो चंडीगढ़ में जीरो हो जाएगा, लिंक टूट जाएगा। ये पहली चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी। दूसरी चीज,
60-40 जो रेशो है वो वायलेट हो जाएगा। आप पूछोगे सर ये 60-40 रेशो क्या है? देखो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में ना अभी 60-40 का रेशो चलता है। 60% ऑफिसर्स वहां पे आते हैं पंजाब से और 40% ऑफिसर्स वहां पे आते हैं हरियाणा से। तो ये रेशो चलता है। लेकिन रियलिटी देखो ये है, रूल तो मतलब कायदे से ये होना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि ना अब जो अगमुत कैडर के ऑफिसर है ना, अगमुत एक कैडर है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूटी के ऑफिसर्स आते हैं। तो मतलब राइटर बोलते हैं अभी प्रैक्टिकली बात करें तो ये हो रहा है कि अगमुत कैडर के जो ऑफिसर्स हैं ना वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आ रहे हैं और पंजाब के ऑफिसर्स को साइडलाइन किया जा रहा है चंडीगढ़ में। इवन पुलिस में भी यही हो रहा है कि जो अगमुत कैडर के जो ऑफिसर्स हैं उनको बड़ी पोजीशन पे बिठाया जा रहा है। जबकि रूल क्या है? रूल ये है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में 60% ऑफिसर्स पंजाब से आएंगे और 40% हरियाणा से। लेकिन कहां के ऑफिसर्स रहे हैं? अगमुत कैडर के। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो राइटर बताते हैं सर्विस रूल्स चेंज से संबंधित। सर्विस रूल्स चेंज 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था। होम मिनिस्टर ने ना चंडीगढ़ एम्प्लॉइज पर ना सेंट्रल पे स्केल लगा दिया था। और पहले कौन सा पे स्केल लगता था? पहले चंडीगढ़ एम्प्लॉइज पे लगता था पंजाब सर्विस रूल्स लगते थे, लेकिन अमित शाह ने 2022 में लगा दिया था सेंट्रल पे स्केल रूल्स। मैसेज क्लियर था कि अब तुम पंजाब के एम्प्लॉइज नहीं हो, अब तुम सेंटर के एम्प्लॉइज हो क्योंकि तुम चंडीगढ़ यूटी में काम कर रहे हो। राइटर बल्कि एक और एग्जांपल भी देते हैं, वो भी हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से संबंधित एग्जांपल है बीबीएमबी मतलब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ये जो बोर्ड है ना, ये देखो भाखड़ा, नंगल, पोंग डैम्स का जो पानी है वो डिवाइड करता है। कौन कौन से डैम्स का? भाखड़ा डैम और पोंग डैम और नंगल डैम। इन 3 डैम्स के पानी को डिवाइड करता है ये बोर्ड, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। लेकिन देखो कॉन्फ्लिक्ट ये है, इस समर में ना यानी इस साल की गर्मियों में सेंटर और बीबीएमबी ने ना हरियाणा को एक्स्ट्रा पानी रिलीज करने को कहा। बीबीएमबी ने बोला और सेंटर ने भी बोला कि हरियाणा को एक्स्ट्रा पानी दो। लेकिन पंजाब ने ये बोला कि ये तो जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग। प्रोटेस्ट भी हुए थे पंजाब में कि ये जबरदस्ती है, बीबीएमबी में अब सेंटर के लोग बैठे हैं तो अपनी मर्जी से डिसीजन लिया जा रहा है। तो सेंटर ने वहां पे फिर डैम के ऊपर इवन सीआईएसएफ की फोर्स लगा दी थी। जो एयरपोर्ट वगैरह को सुरक्षा देती है ना सीआईएसएफ की फोर्स, वो लगा दी गई थी डैम को कंट्रोल में लेने के लिए। तो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेंट्रल फोर्सेस का कंट्रोल, तो ये देखो फेडरलिज्म में एक काफी बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है। तो राइटर देखो कंक्लूजन ये निकालते हैं कि बिना बात के मुसीबत क्यों मोल ले रही है सेंटर? जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए था। क्योंकि देखो आम आदमी जो है वो चाहता है कि सिचुएशन जस की तस बनी रहे, स्टेटस को मेंटेन रहे। चंडीगढ़ के लोग खुश हैं। चंडीगढ़ के लोग देखो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो पावर सेंटर का पार्ट हैं, वो किसी तरह का एजिटेशन नहीं चाहते। तो और देखो इतिहास गवाह है कि पंजाब जो है ना वो बॉर्डर स्टेट है। जब जब यहाँ पे ग्रीवेंस बढ़ते हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं तो इंस्टेबिलिटी आती है। तो क्या ऐसे इरा में जब भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, एक नई इंस्टेबिलिटी बॉर्डर स्टेट में क्या गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अफोर्ड कर सकती है? आंसर है नो। स्टेबिलिटी आती है गुड गवर्नेंस से, लेकिन गुड गवर्नेंस के साथ साथ हमें चाहिए एम्पैथी भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अच्छा आर्टिकल था लेकिन थोड़ा एक तरफा ज़्यादा था। दूसरे पर्सपेक्टिव्स अगर इंक्लूड किए जाते तो और भी बढ़िया एनालिसिस होता। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, खाने के मामले में ना स्वाद से ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ वाले टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया का जो स्ट्रीट फूड है ना वो वर्ल्ड फेमस है और हमारा स्ट्रीट फूड देखो हमारे कल्चर का पार्ट भी है। लेकिन ना अब इस पे लोगों का ना डाउट आने लगा है। एक बड़ा सवाल उठता है स्ट्रीट फूड पर। लोग अब डर रहे हैं। क्यों? देखो जुलाई 2024 की बात है। जुलाई 2024 में ना चेन्नई में ऑफिशियल्स ने ना रेड मारी। टारगेट थे 58 पानीपुरी वाले
और रिजल्ट ना काफी ज्यादा चौंकाने वाले था। वहां पे ना जो पानी पूरी वाले वेंडर्स थे वो कंटामिनेटेड वाटर यूज कर रहे थे, चटनी में हाथ डुबोकर सर्व कर रहे थे, हाइजीन जो था वो बिल्कुल जीरो। देखो ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ये पूरे इनफॉर्मल फूड सेक्टर की कहानी है। जब देखो हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं ना, तो हम मिलियंस ऑफ वेंडर्स की बात करते हैं, उन मिलियन ऑफ वेंडर्स की बात करते हैं जो देखो सड़क किनारे खाना बेचते हैं, उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता, तो उन पर उनको रेगुलेट करना, उन पर नजर रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। इंडिया में देखो ये जो खाने की चीजें हैं इनको कौन रेगुलेट करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो अथॉरिटी है ना वो 2006 के एक एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की गई थी, और काम क्या है? फूड सेफ्टी से संबंधित जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करना, कि खाना वगैरह कैसा बनाना है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए खाना जो आप बेच रहे हो। लेकिन देखो आप सोच के देखिए, ये जो अथॉरिटी है, क्या हर एक ठेले वाले का खाना ये टेस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। यही तो सबसे बड़ा गैप है। रेस्टोरेंट वगैरह का जो खाना है वो चलो कोई बात नहीं, एक पल के लिए अथॉरिटी चेक कर भी ले, लेकिन जो लाखों ठेले वाले हैं उनका खाना ये जो अथॉरिटी है कैसे टेस्ट करेगी? चलो स्ट्रीट वेंडर्स तो एक जगह है, अब आप दूसरी तरफ देखिए। दूसरी तरफ एक और इंडस्ट्री है, पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री। आर्टिकल कहता है कि जो ये पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है ना, ये ज्यादा सेफ है। ज्यादा सेफ क्यों है? क्योंकि इसके पीछे साइंस और सिस्टम है। आप ना सबसे पहले तो ये कारण देखिए, ज्यादा सेफ इसलिए है क्योंकि ट्रेसेबिलिटी, आप ट्रेस कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है किसने बनाया है, खराब निकला तो आप उस फैक्ट्री तक पहुंच सकते हो। तो ये जो ट्रेसेबिलिटी है ना, ये फोर्स करती है पैकेज्ड फूड बनाने वाली फैक्ट्रीज को, कंपनीज को कि वो ठीक मटेरियल इस्तेमाल करें। कल को ये फूड सेफ्टी वाले आ गए तो हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और जेल में डाल देंगे, इसलिए वो थोड़ा साइंस का ध्यान देते हैं, स्टैंडर्ड्स का ध्यान देते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, पानी पूरी वाला जो वेंडर है, क्या आप उसके आटे का सोर्स ट्रेस कर सकते हो कि वो आटा कहां से लेके आया, वो कौन से पानी की उसने चटनी बनाई? देखो मेरा ना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सही बताऊं तो, क्योंकि यार वो अपना कामकाज चला रहे हैं और देश में इतने सारे परिवारों का जो पेट है वो भर रहा है। लेकिन ना कुछ चीज़ों को लेके ना डाउट आता है, सही बताऊं तो यार, खास करके जो पानी पूरी वाले पानी है ना उसको लेके मुझे हमेशा डाउट आता है कि यार ये पानी, मुझे तो लगता नहीं आरओ वाला पानी यूज़ करते होंगे या फिर फिल्टर वाला पानी यूज़ करते होंगे। डाउट आता है। आप में से बहुत से लोग शायद ये भी सोचेंगे, सर गरीब लोग कौन सा आरओ वाला पानी पीते हैं या फिर फिल्टर वाला पानी पीते हैं, वो तो जो सरकार की सप्लाई से आता है वही पानी पीते हैं। देखो बात सही है, हमारे देश में ज़्यादातर जनता तो आपको पता है गरीब ही है। लेकिन ना आप ये चीज़ तो मानोगे ना, सबकी इम्यूनिटी फिर उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है। मतलब जैसे अब अगर आप लगातार देखो ऐसा पानी पी रहे हो तो हो सकता है कि उतना असर आप पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आप फिल्टर वाला पानी पी रहे हो, फिर वो कंटामिनेटेड वाला पानी पी लोगे ना, तो आपकी बॉडी ज़्यादा खराब होगी। समझ रहे हो? शायद मैंने आपको सही एग्जाम्पल दे दिया, आप समझ गए होंगे। तो राइटर यहाँ पे ना पैकेज्ड फूड वालों के बारे में बोल रहे हैं। पहली चीज तो है ट्रेसेबिलिटी, जिससे वो ट्रेस कर सकते हैं कि ये फूड कहाँ से आया, इसलिए उनको डर होता है, वो सही स्टैंडर्ड यूज करते हैं। दूसरा है ट्रेसेबिलिटी के बाद में प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे दूध है, दूध को ना हाई हीट पे बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद ठंडा किया जाता है, तो पास्चराइजेशन होता है। तो इसके कारण ना बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। हवा निकाल दी जाती है ताकि बैक्टीरिया जो है वो फिर से ग्रो ना करे। मतलब समझ रहे हो? तो ऐसी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो है वो फिर से ग्रो ही ना कर सके और पहले वाला जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। तो ये जो मेथड्स है ना, ये माइक्रोब्स को मार देते हैं और जो पैकेज्ड फूड है उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। फिर तीसरी चीज राइटर बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी और लेबलिंग। आप ना पैकेट पलट कर देखिए, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं,
ये लिखा होता है कि किस किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो कंज्यूमर्स को ना इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने का एक मौका मिल जाता है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है नहीं खरीदनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिल जाती है। हालांकि बड़ी कंपनीज पे भी आरोप लगते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं देते, कंज्यूमर को उलझा देते हैं, छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में लिख देते हैं। लेकिन फिर भी देखो, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आती है पैकेज्ड फूड के ऊपर। फिर नेक्स्ट चीज है फोर्टिफिकेशन। आजकल देखो कंपनीज ना फूड को फोर्टिफाई कर रही हैं। फोर्टिफाई करने का मतलब ये है आर्टिफिशियल ढंग से फूड में विटामिन्स और मिनरल्स डाले जा रहे हैं, क्योंकि देश में ना हिडन हंगर बहुत ज्यादा है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है लोगों में बहुत ज्यादा है। तो जो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है ना, वो इस समस्या को एड्रेस कर रही है फोर्टिफिकेशन से, मतलब आर्टिफिशियल ढंग से फूड में विटामिन्स और मिनरल्स डाल के। समझ रहे हो, ये 4 कारण है जिसकी वजह से, बल्कि राइटर बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर से ज्यादा बढ़िया तो ये पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है। अब राइटर फिर से आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स पर। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ना एक रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में ना हर साल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ जो लोग हैं वो फूड बोर्न इलनेस का शिकार होते हैं, मतलब खाने से जो होने वाली बीमारियां हैं उनके शिकार होते हैं। इसमें से देखो देखो लगभग 1,20,000 लोगों की तो जान भी चली जाती है। तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो जब ये स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित या फिर फूड से संबंधित कोई और आंसर आपको लिखना है, वहां पे इस डेटा का आप यूज कर सकते हो। तो ये देखो, ये जो डेथ्स है ना जो फूड बोर्न डिजीज के कारण होती हैं, ये इनफॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा होती हैं। अब स्ट्रीट वेंडर्स देखो पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, तेल को ना बार बार यूज करते हैं। जब देखो ऑयल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं और इसी से जो ट्रांस फैट्स है ना वो बनते हैं, इसी से फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिनकी वजह से ना कैंसर होता है। जो ये अथॉरिटी है ना अपनी FSSAI, इस अथॉरिटी का ना एक रूल है, अगर देखो TPC यानी टोटल पोलर कंपाउंड्स 25% से ज्यादा है ना तो फिर ऑयल जो है वो फेंक देना चाहिए। पर देखो सड़क पर इसे कौन चेक करेगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो ऐसे तेल को यूज कर रहे हैं या फिर फेंक रहे हैं, यही तो दिक्कत है। इसके अलावा देखो जो इंग्रेडिएंट्स खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सस्ते होते हैं, वो मिलावट वाले होते हैं और इन सब चीजों की वजह से ना पेट की बीमारियां फिर होने लगती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारे जो बीमारियां हैं, ये सारे जो केसेस हैं ना कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। गरीब आदमी देखो बीमार पड़ता है, दवाई लेता है और काम पर चला जाता है। किसके पास सोचने के लिए टाइम है कि कहां से खाना खाया, क्या खाया? नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम स्ट्रीट वेंडर्स पे बैन लगा दें? अरे नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा इनह्यूमन हो जाएगा। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे जैसे देश में, जब इतने सारे गरीब लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो सोचना भी बेकार है, मतलब गलत है सोचना भी। तो लेकिन ठीक जरूर करना पड़ेगा अपने को सिस्टम, क्योंकि देखो ये सिर्फ ना सिर्फ भारतीयों की इमेज का सवाल है, उनकी हेल्थ का सवाल है, बल्कि फॉरेनर यहां पे आते हैं ना वो भी हमारे स्ट्रीट फूड की काफी बुराई करते हैं, खास करके हाइजीन को लेके। आप ना फॉरेन व्लॉगर्स के वीडियो देखना, वो इंडिया में हाइजीन को लेके काफी शिकायत करते हैं। तो सरकार ने देखो कुछ इनिशिएटिव जरूर लिए हैं, जैसे FSSAI जो अथॉरिटी है ना उसने BMC के साथ में मिलकर ट्रेनिंग स्टार्ट की है। उन्होंने वेंडर्स को हाइजीन के बारे में, स्टोरेज के मामले में, वेस्ट डिस्पोजल के मामले में सिखाना स्टार्ट किया है। फिर दूसरा देखो, सरकार ने एक मूवमेंट भी लॉन्च की थी, आपको याद होगा, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत बड़ा कैंपेन था सरकार ने चलाया कि सही खाना खाओ, सही समय पे खाओ। फिर एक और चीज जो सरकार ने की है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब। क्लीन स्ट्रीट फूड हब मतलब ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करेगी सरकार जहां पे स्ट्रीट फूड ज्यादा बिकता है। उन एरियाज में हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाएंगे और फिर उन एरियाज को सर्टिफाई किया जाएगा। तो कंक्लूजन लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो स्ट्रीट फूड के लिए ना लोगों की काफी भावनाएं होती हैं, लेकिन सेंटिमेंट से काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि पानी पूरी तो हमारा इमोशन है,
देखो, हमारा इमोशन होना चाहिए हमारी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है वो साइंस लेड है, स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रीट फूड को भी वैसा ही हमें बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस इशू के बारे में, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको देखो अटेम्प्ट करना है। ये जो स्ट्रीट फूड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी के ऊपर है क्वेश्चन। 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।